स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम लेके आए हैं भौगोलिक चिंतन का इतिहास, उसकी सीरीज जो हम चला रहे थे, टेस्ट सीरीज, उसका दूसरा पार्ट है ये। कल हमने पहला देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यूजीसी नेट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का घर है। ये कथन किसका है? भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का घर है। ये कथन इमैनुअल कांट का है, रिचर्ड हॉटसन का है, रिटर का है या टोल्मी का है? इन चारों में से आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इमैनुअल कांट। ठीक है। कार्ल रिटर ने भी कुछ इस तरीके की परिभाषा दी है। इमैनुअल कांट ने कहा है कि भूगोल वही विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव के निवास का घर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, रिचर्ड हॉटसन को, इमैनुअल कांट को, कार्ल रिटर को, विलियम किर्क को। तो निम्न में से व्यवहारवाद का जनक जिसको कहते हैं वो है विलियम किर्क। व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, ठीक है ना। और मानवतावाद का जनक भी यही है। मानवतावाद शब्द किसने दिया था? वो दिया था यी फू टुआन, है ना, बताया था मैंने आपको, यी फू टुआन। नेक्स्ट देखते हैं। एंथ्रोपोजोग्राफी के अतिरिक्त रेडजेल ने महत्वपूर्ण योगदान किस में दिया? एंथ्रोपोजोग्राफी मानव भूगोल से संबंधित इसकी कृति थी, तो मानव भूगोल में तो इन्होंने योगदान दिया। ये साथ ही साथ इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल में दिया है, प्रादेशिक भूगोल में दिया है, भौतिक भूगोल में दिया है या राजनीतिक भूगोल में दिया है, यह आपको बताना है। तो एंथ्रोपोजोग्राफी के अतिरिक्त इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था राजनीतिक भूगोल में। ठीक है। इनकी पुस्तक भी आई थी एक, पॉलिटिकल ज्योग्राफी करके, एंथ्रोपोजोग्राफी के अलावा। सांस्कृतिक भूगोल में आपको पता होगा, सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल सावर को कहते हैं, कार्ल सावर। ठीक है। और प्रादेशिक भूगोल में हमने देखा था कार्ल रिटर है, आधुनिक कार्ल रिटर है। उससे पहले केटीएस ने भी दिया था, इसमें स्ट्रेबो ने भी दिया था। और भौतिक भूगोल के जनक पोसिडोनियस है। ठीक है, पोसिडोनियस। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित यूनानी विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना को प्रस्तुत किया था? पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने बताया था भाई? तो पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने वाला था पाइथागोरस था, प्लेटो था, अरस्तु था, इरेटोस्थनीस था। तो देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस नाम का विद्वान था, इसने पृथ्वी को गोल बताया था। ठीक है। अरस्तु ने भी पृथ्वी को गोल बताया था। इरेटोस्थनीस इन्होंने भूगोल शब्द दिया था। ठीक है ना। और पृथ्वी का मापन किया था इन्होंने, पृथ्वी की परिधि का मापन किया था जो लगभग वास्तविक आज की जो पृथ्वी है उससे लगभग सही ही था। 86% इनका आकलन सही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनानी विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना को प्रस्तुत किया था? ये तो हो गया ना अपना, पाइथागोरस हो गया। अच्छा, ये चौथा प्रश्न रिपीट हो गया इसमें। टोल्मी का अल्माजेस्ट ग्रंथ जो है वो एक मानक संदर्भ है। टोल्मी का अल्माजेस्ट ज्ञात स्थान की परिशुद्ध अवस्थिति का, अक्षांश और देशांतर सारणियों का, मानचित्र प्रक्षेपों और विश्व मानचित्रों का, खगोलीय पिंडों की गति था। तो अल्माजेस्ट जो है टोल्मी का, ये पुस्तक है, ग्रंथ है। इस पुस्तक में जो है खगोलीय पिंडों की गति के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाँ, अक्षांश और देशांतर के बारे में सबसे पहले हिप्पार्कस महोदय ने बताया था। मानचित्र प्रक्षेप की रचना भी सबसे पहले हिप्पार्कस ने की थी, लेकिन अक्षांश और देशांतर मानचित्रों पे सबसे पहले हिप्पार्कस महोदय ने बताए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, रुको और जाओ जर्मन विचारधारा किसने दी थी? रुको और जाओ जो विचारधारा है वो किसने दी थी? स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो। ये विचारधारा थी रेडजेल की थी, ग्रिफिथ टेलर की थी, ब्लांच की थी, सैंपल की थी। तो ये विचारधारा आप सभी को पता होगा, ग्रिफिथ टेलर महोदय की है। रेडजेल ने निश्चयवाद दिया था, नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म जिसको कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं जिसको, रुको और जाओ नव निश्चयवाद कहते हैं। विडाल डी लाब्लांस ने संभववाद, पॉसिबलिज्म कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और एलन चर्च सैंपल, ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। इन्होंने भी जो है संभववाद और नैव नियतिवाद के अतिरिक्त सबसे पहली जो विचारधारा थी नियतिवाद, उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वातावरण बहुत अवसर प्रदान करता है।
मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। भूगोल के इस मूलभूत तथ्य को जाना जाता है। देखिए, वातावरण अवसर प्रदान करता है, मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। ये विचारधारा कौन सी है? नियतिवाद है, नवनियतिवाद है, संभववाद या प्रसंभववाद? तो नियतिवादी तो क्या कहते हैं कि मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति सर्वोपरि है। नवनियतिवाद दोनों में सामंजस्य एक बात करता है। संभववाद ये कहता है कि संभावनाएं मौजूद है, अवसर मौजूद है, मानव उनमें से चुनाव कर सकता है। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। मानवतावादी भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी मूल संकल्पना है? मानवतावादी भूगोल जो है वो क्या कहता है? मानवतावादी जीवन की गुणवत्ता की बात करता है, स्थानिक अवस्थिति की बात करता है, स्थानिक केंद्रीयता की बात करता है, या भौगोलिक वितरण की बात करता है? तो मानव भूगोल स्थानिक अवस्थिति, स्थानिक संकेंद्रीयता, भौगोलिक वितरण, इन सब के अलावा मानव जीवन के विकास और मानव की गुणवत्ता की बात करता है, जीवन की गुणवत्ता की बात करता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, वहाँ आप देखोगे तो इनमें से निश्चित रूप से आपको 3 से 4 प्रश्न जरूर मिलेंगे। और ये अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। इसके अलावा अगर आप कहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें भौगोलिक इतिहास का चिंतन से प्रश्न आते हैं, तो वहाँ भी अगर आप फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है ना, वहीं से प्रश्न लिए मैंने, और इसके लिए मैंने पहले आपको पढ़ा भी दिया था। आप जा कर के देख सकते हो प्लेलिस्ट, ऊपर आपको आई बेल बटन दिख जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खगोल विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए, खगोल विज्ञान के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले यूनानवासी, उसके बाद रोमनवासी, उसके बाद भारतवासी और अरबवासी। तो अगर सबसे पहले खगोल विज्ञान के बारे में बात की जाए तो यूनानियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन जब अंध युग आया तो अंध युग के बाद अरबवासियों ने किया था। तो इसका सही उत्तर तो वैसे यूनानवासी ही है। यूनानियों ने खगोल विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण संकल्पनाएं दी थी। अगर अंध युग के दौरान प्रश्न पूछा जाता तो ये कौन सा था? अरबवासी सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, अगला प्रश्न सही देखिए, 1950 के दशक में 1950 के दशक में जो है भूगोल की अभिलक्षणा क्या थी? भूगोल में क्या कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे थे? अनुभव जांच पर बल दिया जाने लगा, सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल दिया जाने लगा, स्थानीयकरण के सिद्धांत, मात्रात्मक विधियों और मॉडलों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, या मानव परिस्थिति पर बल दिया जाने लगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, 1950 के बाद भूगोल में नवीन प्रवृत्तियाँ आई, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट थी, भूगोल में आंकड़ों का, सिद्धांतों का, मात्रात्मक चीज़ों का ज़्यादा और मॉडलों का ज़्यादा उपयोग होने लगा, जिसको हमने मात्रात्मक क्रांति नाम दिया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आनुभाविक जांच पर बल नहीं दिया गया था। आनुभाविक जांच उससे पहले होती थी, जो अब बोल्ट ने किया है, कांट ने किया है। सामाजिक मुद्दों पर भी बल दिया जाने लगा, लेकिन ये मात्रात्मक क्रांति के बाद। ठीक है ना, तो 1950 के दशक में मात्रात्मक क्रांति ने जोर पकड़ लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टोलमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? दा विंसी, अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीसी? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? अब कल आपको मैंने एक किताब बताई थी, अल कानून अल मसूदी। ये किताब किसने लिखी थी बताइए? ये अल बरूनी ने लिखी थी। ठीक है, और इसका सही जवाब है, टोलमी के कार्यों में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया था वो दिया था अल इदरीसी ने। इसने रोजर्स बुक भी लिखी थी, है ना। तो मैंने आपको कल ही बताया था, टोलमी के कार्यों में व्यापक सुधार अल इदरीसी महोदय ने किया था। आगे देखते हैं, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया? तो निगमनात्मक पद्धति को अपनाने वाले कौन थे? हम्बोल्ट ने जो है आगमनात्मक को अपनाया था, कांट ने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया। ठीक है, क्लेवेरियन और ये वेरेनियस होगा शायद, वेरेगियन तो नहीं है, वेरेनियस है। तो इसका सही जवाब है, कांट महोदय ने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया था। उनका अप्रोच जो था वो निगमनात्मक था। किसने मध्य अक्षांशीय भागों में सभ्यता और उष्णकटिबंधीय
में विकास के अभाव हेतु जलवायु दशाओं का से संबंधित किया। अल्सवर्थ, हंटिंगटन, एलन सैम्पल, रेडजेल, डेविस। तो देखिए, सभ्यता और जलवायु, सभ्यता और जलवायु नामक एक पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी आपके हंटिंगटन महोदय ने। तो उसी में इन्होंने विश्व की जो मध्य अक्षांशीय भागों की सभ्यता है उन पर जलवायु दशाओं का प्रभाव बताया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एल्सवर्थ हंटिंगटन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? वास्तविकता से संबंधित विज्ञान, तो देखिए ये अल्फ्रेड हेटनर महोदय जो है, अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने तो पृथ्वी के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात की थी, तो ये नहीं हो सकते यहाँ पर। इमैनुअल कांट, इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना दी थी जो भी वास्तविकता से बहुत दूर थी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने वास्तव में जाकर के कार्य किया था और दक्षिण अमेरिका के चक्कर लगाया था, दक्षिण अमेरिका की इन्होंने वास्तविक स्थिति को देखा था। तो इसका सही जवाब ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15वीं शताब्दी का अग्रगामी जर्मन भूगोलवेत्ता जिसने राज्य के जैव सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का वर्णन किया था या प्रतिपादन किया था। तो राज्य के जैविक सिद्धांत के बारे में सबसे पहले पता जा रहा है भूगोलवेत्ता कौन सा था? वो था फ्रेडरिक रेडजेल। इन्होंने जो है डार्विन के सिद्धांत के ऊपर अपना ये सिद्धांत दिया था कि जिस तरीके से जीव जो है अपनी वृद्धि करता है, विकास करता है, तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए होती है। ठीक उसी तरह जब कोई राज्य विकास करता है तो उसके लिए भी जगह चाहिए। तो इन्होंने नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करो। मात्रात्मक क्रांति का अर्थ सांख्यिकीय और गणितीय तर्कों का प्रयोग करना होता है। मात्रात्मक भूगोल विधियों ने भूगोल को एक प्रादेशिक विज्ञान बना दिया। ऑप्शन ए गलत है और ए और बी दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब आपको पता लगाना होगा कौन सा है। इसका सही जवाब है मात्रात्मक क्रांति का अर्थ सांख्यिकीय और गणितीय तर्कों का प्रयोग करना है। ठीक है ना? मात्रात्मक विधियों ने भूगोल को एक प्रादेशिक विज्ञान नहीं बनाया, जरूरी नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शनों में दोनों ही गलत है, ये भी गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बांटा? एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, हिकेटियस, स्टेनीज। बताओ, सबसे पहले 3 महाद्वीपों में किसने बांटा था? तो आपको पता होना चाहिए, हेरोडोटस महोदय ने बांटा था। ठीक है, हेरोडोटस महोदय का जो मानचित्र था उसमें इन्होंने 3 महाद्वीप बताए थे। ऊपर ऊपर जो है इन्होंने इधर अफ्रीका बताया था, इधर एशिया बताया था और नीचे इन्होंने लीबिया बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, लीबिया अफ्रीका को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ये प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में अध्ययन और सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया? थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज खांसी की वजह से। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन और भूगोल का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? तो ये इतिहास के पिता जो हेरोडोटस महोदय हैं उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका ये प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा है, आप प्रश्न पढ़ लीजिए पहले। टोलमी ने माना कि प्रमुख यामोत्तर बरमूडा आइसलैंड से होकर गुजरती है। और दूसरा कथन है इसमें कि टोलमी का ये विश्वास था कि सिलोन विश्व की दक्षिणी सीमा चिन्हित करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, और 3 में 1 और 2 दोनों, और 4 में न तो 1 और न ही 2। अब आप देखिए यहाँ पर आपने ऑप्शन देख लिए, इसका विश्लेषण कर लेते हैं हम। टोलमी ने जो प्रमुख यामोत्तर की जो स्थिति मानी थी वो मानी थी जो आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। इस दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम कनारी द्वीप कहते हैं, वहीं से इन्होंने मानी थी
तो इसका ये आंसर तो गलत हो जाएगा। और टोलमी का विश्वास था कि सिलोन, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, दक्षिणी सीमा चिन्हित करता था। ये भी इनका आंसर गलत है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण में एक अज्ञात भूमि की कल्पना की थी, जिसको इन्होंने एक नाम दिया था, टेरा इनकॉग्निटा। इन्होंने टेरा इनकॉग्निटा की संकल्पना दी थी, तो इन्होंने सिलोन को दक्षिणी सीमा नहीं माना। तो इसका उत्तर दोनों ही गलत है ये, ठीक है ना। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न तो 1 और नहीं 2। अगला प्रश्न है, भूगोल को पहली बार सामान्य और विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया था। ये आपको पता ही होगा, ये वारेनियत महोदय हैं। हम्बोल्ट रीटर, ये दोनों तो इसके इन्होंने सामान्य नहीं बल्कि प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल में इन्होंने बांटा था। हालांकि वर्णन अलग अलग किया था इन्होंने, कांट ने भी नहीं किया। वाराणसी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट किताब लिखी। आपको सभी को पता होना चाहिए ये किताब किसकी है। हेम्बोल्ट की है, रीटर की है, रेडजेल की, सैंपल की। इसका सही जवाब क्या जाएगा, एलन चर्चिल सैंपल। बहुत फेमस किताब है, बहुत बार आई हुई परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डी लाब्लांस से संबंधित है। तो विडाल डी लाब्लांस ने कौन सी संकल्पना दे दी भाई, लैंडशाफ्ट की नहीं दी, पार्थिव एकता की नहीं दी, गणितीय भूगोल की नहीं दी, दृश्य भूमि जीव विस्तार, जिनको इन्होंने जेनेरेडी वाई संकल्पना के नाम से जाना जाता है इनकी, वो इन्होंने दिया है, ठीक है ना। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे, थेल्स। अनेक्सिमेंडर भी आ जाए तो दोनों मिला करके है। पार्थिव एकता, पार्थिव संपूर्णता की बात हम्बोल्ट भी करते हैं, और पार्थिव एकता की बात रेडजेल भी करते हैं, और पार्थिव एकता की बात ही ब्लांश भी करते हैं, ठीक है ना। ये सभी एक साथ सही है। लैंडशाफ्ट की अवधारणा आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसने दी है। मैंने लिखवाया है, सब आपको पढ़ाया है नोट्स में सभी चीज़ें। आइसोस्टेसी जो है भू संतुलन जिसको कहते हैं, ये अवधारणा सबसे पहले किसने दी, इसका प्रयोग किसने किया सबसे पहले शब्द का। तो जॉर्ज एरी ने, डटन ने, ये ईटन नहीं है बल्कि डटन है, डटन। और इसका सही जवाब भी यही है, C.E. डटन। इन्होंने सबसे पहले आइसोस्टेसिस शब्द दिया था, प्राट ने नहीं दिया, होम्स ने नहीं दिया। इन्होंने संकल्पनाएं जरूर दी है, लेकिन सबसे पहले शब्द जो दिया था वो C.E. डटन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द ओशियन नाम की पुस्तक किसकी है। द ओशियन महासागरीय भूगोल के ऊपर कार्य किया था पोसिडोनियस ने, इनकी ही किताब है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला कुछ किताबें हैं वहीं से प्रश्न है सभी। भूगोल की गाइड किसकी पुस्तिका है, ये तो आपने पढ़ा होगा। भूगोल की गाइड किसकी पुस्तिका है, पोसिडोनियस, टोल्मी, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, थियोफ्रास्टस। तो ये पुस्तक सही है, टोल्मी। द गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी इन्होंने। पेरीप्लस पुस्तक किसकी है, ये प्रश्न आपको बताना है। इस 26वें प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो कौन कौन देता है। पेरीप्लस पुस्तक मैंने आपको लिखाया है, जल्दी से कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप। अगली पुस्तक है जनरल टेरिटीज़। जनरल टेरिटीज़ ये किसकी पुस्तक है। तो जनरल टेरिटीज़ पुस्तक जो है ये वैसे तो लिखा गया गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। जनरल टेरिटीज़ किसी की पुस्तक नहीं है, इसको आप कर दीजिए गलत, ये पुस्तक है ही नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व भूगोल किसकी पुस्तक है। विश्व भूगोल अल-मसूदी की है, अल-मसूदी की है, अल-इदरीसी की, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता नहीं है, अल-इदरीसी नहीं है, अल-मसूदी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। किताब अल कानून अल मसूदी, कल भी मैंने आपको बताया था, इसकी चर्चा बार बार में होती है क्योंकि ये कन्फ्यूज़ करने वाला प्रश्न है। अल मसूदी का नाम आते ही आप अल मसूदी नहीं करेंगे, इसका सही जवाब क्या होता है, अल बरूनी। अल मसूदी के बाद आया था, इसको अरब का हेरोडोटस भी कहते हैं मसूदी को, लेकिन ये किताब लिखी अल बरूनी ने। ओडिसी, इलियड और ओडिसी, ये तो सबसे पहला ही प्रश्न बनता है जब हम पढ़ते हैं भूगोल का चिंतन। कवि होमर, इन्होंने लिखी थी इलियड और ओडिसी दोनों, ठीक है ना। आयोनियन स्कूल संबंधित थे। विश्व का प्रथम मानचित्र कलाकार कौन था, तो ये था आपका अनेक्सिमेंडर। और पृथ्वी का परिधि का मापन किसने किया था, इराटोस्टेनस। तो ये प्रश्न थे, उम्मीद है आपको आए होंगे। मिलेंगे आपसे अगले कुछ सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।